ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करें? ठीक है, तैयार हैं आप लोग? मैं भी तैयार हूं। देखो, तो आज जो है हम लोग स्पेशली तरंग के बारे में देखेंगे, ठीक है? वेव क्या होता है? क्या होता है बेटा कि हम लोगों को फिजिक्स में वो चीज़ें ज़्यादा टफ पड़ता है जो चीज़ नहीं दिखता है क्लियर, और वो चीज़ हम लोगों को इजी पड़ता है जो चीज़ दिखता है। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि 11th में अगर आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, 11th में अगर आप देखोगे तो आप जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग को सारी की सारी जो चित्र वगैरह था, बोलो, वो डायरेक्ट दिखता था, उसका रियल फील आता था। जैसे इंक्लाइंड प्लेन क्या है, पुली क्या है, रस्सी क्या है, स्प्रिंग क्या है, अरे बोलो यार। तो वो चीज़ें हम लोगों को थोड़ा इजी पड़ता था। लेकिन 12th में क्या हो जाता है कि चीज़ें डायरेक्ट दिखना बंद हो जाती हैं। जैसे किसी वायर में करंट बह रहा है, तो किसी वायर में करंट बह रहा है तो क्या ये बात आप क्लियर देख पाते हो कि वो करंट कहाँ है, कैसा दिख रहा है, उसका क्या रूप है? अरे बोलो यार। तो इसीलिए 12th की चीजें थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं टफ हो जाता है 11th की तुलना में। तो वही चीज है तरंग। आज चूंकि मतलब देखो 11th में चैप्टर ही है, एक यूनिट ही है वेव का, लेकिन ठीक है ना, आप जानते होंगे, ठीक है ना, प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, बहुत से टाइप के तरंग होते हैं जहां पूरा एक्सप्लेन करके एक एक चीज उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन अब हम पढ़ा रहे हैं लाइट, और लाइट में एक चीज में बातों बातों में बोला, और आप सुने भी होंगे, ऐसा बात नहीं कि मैं ही बोला तभी सुने, कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। एक तो उसके अंदर होता पार्टिकल नेचर और एक होता उसका क्या, वेव नेचर। तो मेरे भाई अगर वेव नेचर होता है तो एक बार मुझे जरूर वेव के बारे में रफली जरूर बताना चाहिए कि वेव क्या है, वरना मैं हर बार में वेव वर्ड यूज करूं और आप समझ ही नहीं पाओ कि वेव है क्या। तो क्यों ना आज वेव के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देख ही लेते हैं। हाँ, फिर भी हो सकता है कि आप 11th में पढ़े हो, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, बहुत अच्छी बात है अगर नॉलेज हो, लेकिन फिर भी देखा जाएगा, क्योंकि नियम तो यही है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाते समय अगर किसी चीज का यूज आ रहा है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बिल्कुल दे दीजिए, चाहे बेशक वह चीज, ठीक है ना, उस चैप्टर का नहीं है, किसी और चैप्टर का है। जैसे हम लोग पढ़ तो रहे लाइट के बारे में, लेकिन आ गया है वेव, तो हम लोग वेव के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, ठीक है ना? तो आज थोड़ा सा वेव के बारे में फील दूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको वेव के बारे में फील दिला सकूं, ठीक है ना? और आप लोग भी अपनी पूरी की पूरी जो माइंड है ना, वो हमारी बातों पे कंसंट्रेट करिएगा और सीरियस पढ़िएगा कुछ देर के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब मन जो है कहीं और हो, बस बॉडी यहाँ पे हो। मन, बॉडी सब कुछ एकाग्र होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आओ देखते हैं क्या है ड्यूअल नेचर, एक रफली, ठीक है ना, चीज़ें देखेंगे हम। शायद वेव पूरा का पूरा डीप में तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि पूरा डीप में पढ़ा दूंगा उसको, क्योंकि पूरा डीप में पढ़ाऊंगा तो वेव के ही कम से कम, ठीक है ना, 10-20 लेक्चर बन जाएंगे। लेकिन यह कि वेव के बारे में आज फील दिलाने की कोशिश करूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों? ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है? देखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? देखो क्या है कि हम लोग जानते हैं कि बुक्स में या वैज्ञानिक ये बात बोलते हैं कि लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब हो गया द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ध्यान देना सब लोग, ड्यूअल नेचर का मतलब हो गया द्वैत प्रकृति। बात समझा? जी सर। बोलो यार। यस सर। जिसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं, दो नेचर हो। जैसे मैं इसको अगर रियल लाइफ में फील कराना चाहूँ, दो नेचर का मतलब क्या हो गया, खैर ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है ना, मतलब दिमाग में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक शिक्षक तो वही है जो कोई भी एग्जाम्पल देके चीज़ों को फील करा सके। ड्यूअल नेचर का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे सपोज दैट आप जानते होंगे कि दो लोगों को अगर कैटेगरी में बांटूं, एक स्त्री का और एक पुरुष का, ठीक है? तो ऊपर वाले ने, मतलब ईश्वर ने, भगवान ने, जो भी आप मानते हो, आप देखते होंगे कि पुरुष के अंदर एक अलग लक्षण बनाता होगा और स्त्री के अंदर एक अलग लक्षण बनाता होगा। लक्षण का मतलब उसकी कैरेक्टर, उसके गुण,
कुछ ना कुछ आपको जरूर अंतर मिल जाएगा, वो नेचुरली बात है। वो हार्मोन्स ही ऐसा है उनका। जैसे कि मैक्सिमम देखोगे तो लड़कियों का जो आवाज होगा वो पतला होगा, लड़कों का आवाज जो होगा वो थोड़ा भारी होता है, मोटा होता है। आखिर ऊपर वाले ने स्त्री और पुरुष अगर बनाया है और उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है तो 100% उनके कुछ ना कुछ तो गुण जरूर दिए होंगे। प्लीज बातों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, और भी मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं जिसमें मतलब हम समझ सकते हैं। आपको मैं ये भी बताऊं, मतलब जहां तक मुझे नॉलेज है, ठीक है ना, मैं वैसे खैर बायोलॉजी का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है कि एक ऐसा एज आता है, जैसे जब बच्चा 9, 10th या मतलब 8th में होता है, जब देखते होगे कि उसकी आवाज हल्का फुल्का भारी होना चालू होता है, तो उसी समय उसके में हार्मोन्स का चेंज होता है। बात समझो। तो जब उसके हार्मोन्स में चेंज होता है तो पुरुष के अंदर कुछ पुरुष का हार्मोन्स आता है और स्त्री के अंदर कुछ स्त्री का हार्मोन्स आता है। बात समझिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति में, लड़के में या किसी किसी लड़की में, वो हार्मोन्स जब किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उस लड़की का नेचर थोड़ा सा लड़कों के नेचर में चला जाता है और कुछ लड़कों का नेचर थोड़ा सा लड़कियों के नेचर का हो जाता है। खैर इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर का ऐसा कोई खेल है। जैसे कभी कभी देखोगे कुछ लड़कियों को तो उनके चलने का एटीट्यूड, उनकी आवाज, उनका पहनावा थोड़ा लड़कों टाइप का होता है। जरूर आपको कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल है। वो शायद उनका हार्मोन्स डिस्टर्ब हुआ तो उनके अंदर थोड़ी सी लड़कों की नेचर आ गई और लड़कियों की नेचर तो मतलब रियल नो थी ही। इसी प्रकार से अगर कुछ लड़कों को भी देखोगे तो कुछ लड़कियों टाइप के होते हैं। जैसे आवाज, जब बोलेंगे तो उनका बहुत पतला निकलेगा, बात समझो बेटा, और थोड़ा सा एटीट्यूड से देखने में लगते हैं। तो इतने समय इस जो हम क्या बोलते हैं कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वो ड्यूअल नेचर का है, यानी कि उसके अंदर स्त्री का भी नेचर है और उसके अंदर पुरुष का भी नेचर है। अरे बोलो यार, एक फील देने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ठीक है ना आप इसी से इसको समझो, लेकिन ड्यूअल नेचर का मतलब मैं बता रहा हूं, इसके अंदर दोनों नेचर है। बात समझ आया? जैसे कोई लड़की अगर थोड़ा लड़कों की तरह भी दिख रही है लेकिन है वो लड़की, कोई लड़का अगर थोड़ा सा मतलब उसकी एटीट्यूड लड़कियों की तरह है लेकिन है वो लड़का, तो इसका मतलब ये ड्यूअल नेचर का है। यहां पे बस समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक फील देने के लिए था कि ड्यूअल नेचर है क्या, बोलो यार। लेकिन अगर मान लीजिए वो कोई पुरुष है, उसके अंदर केवल व केवल पुरुष का ही लक्षण दिख रहा है, एक स्त्री उसके अंदर केवल व केवल स्त्री का ही लक्षण दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक यूनिक नेचर है, एक सर्टेन नेचर है, बस। क्या, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। तो ड्यूअल नेचर का मतलब है जिसके अंदर दो नेचर हो, जिसके अंदर दो कैरेक्टर हो, जिसके अंदर दो गुण हो, बोलो यार। तो लाइट भी ड्यूअल नेचर का है, लेकिन बात यहां स्त्री या पुरुष का नहीं है, यहां बात किसी और नेचर से हो रहा है। यहां बात हो रहा है कि जो लाइट होता है उसके अंदर एक पार्टिकल नेचर होता है, बोलो यार। देखो कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। ड्यूअल नेचर का मतलब, ठीक है। और एक जो है होता है बेटा वेव नेचर होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी भी साथ साथ लिखता जाऊं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो हिंदी में भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, वैसे लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। अगर बात समझ में किसी का भी आ रहा है तो इसका मतलब 100% आप वहीं पे पढ़िए, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो। अगर मेरी बात किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे से ही पढ़े, किसी से भी पढ़े, लेकिन बात जहां समझ में आए उससे पढ़े। तो ये पार्टिकल नेचर है, इसका मतलब बेटा इसको कहते हैं कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति। और इसको बेटा बोलते हैं हम लोग, क्या बताऊं, तरंग प्रकृति। यानी कि हमारे लाइट के अंदर दो नेचर होता है, एक होता है कणीय प्रकृति और एक होता है तरंग प्रकृति। मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताया था कि कणीय प्रकृति द्वारा, मेरा मतलब पार्टिकल नेचर द्वारा, हम लगभग 6 घटना लिखवाए थे, 6 चैप्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बोलो ना, और भी था लेंस वगैरह, प्रिज्म, ह्यूमन आइज, इन सब का व्याख्या करेंगे। और वेव नेचर द्वारा तो मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ा ही रहा हूं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर द्वारा एक्सप्लेनेशन होगा। पार्टिकल का मतलब बेटा, पार्टिकल तो आपको सुना सुनाया चीज होगा,
और आप अपने रियल लाइफ में फील भी किए होंगे। पार्टिकल का मतलब बेटा क्या? छोटे छोटे कण। सीधे सीधे बोल दूं, पार्टिकल का मतलब छोटे छोटे कण। जैसे आप देखोगे कि अगर कोई घर है और घर में ऊपर देखोगे अगर रोशनदानी खुला हुआ है, तो जब वहां से सूर्य का प्रकाश आता है तो आप देखते होगे बहुत से धूल के कण ऐसे देखो डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ब्राउनियन मोशन, बोलो यार, गति करते हैं, देखते होगे यार। तो जो छोटे छोटे आपको कण दिख रहे हैं वो क्या है बताओ? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब कण। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है। प्रोटॉन के पास मास है, वो भी एक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन, उनके पास भी मास है तो भी एक पार्टिकल है। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, ये सब छोटे छोटे कण हैं। तो कई वैज्ञानिकों ने कहा कि जो लाइट होता है उसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है, यानी कि वो छोटे छोटे कण होते हैं। इसी में से आप एक पढ़ोगे बेटा, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक का आप नाम सुनोगे बेटा, ठीक है ना, प्लांक। क्या नाम सुनोगे? प्लांक। एक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यानी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो प्लांक ने भी कहा कि किसी भी लाइट सोर्स से, लाइट सोर्स का मतलब यार मैं पहले बता चुका हूं, जहां से लाइट निकल रहा है, किसी भी लाइट सोर्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, और उन पार्टिकल्स को फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि उन्होंने उन पार्टिकल्स का नाम फोटॉन दे दिया। बोलो बच्चों, पार्टिकल्स, उनका नाम फोटॉन दे दिया। कई वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो E बराबर h होता है। क्या होता है? एक फोटॉन की एनर्जी E बराबर h। इसका मतलब कोई भी सोर्स है तो वहां से जो रेडिएशन निकल रहा है, जो विकिरण निकल रहा है, जो प्रकाश निकल रहा है, वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। अरे बोलो यार, उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटॉन। ये कौन बोले? प्लांक। प्लांक बोले। इसी प्रकार से कल का लेक्चर में एक बनाऊंगा न्यूटन्स का कणिकावाद का सिद्धांत। तो उन्होंने भी बताया कि किसी भी सोर्स से जो प्रकाश निकलता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है। न्यूटन ने भी बातें बताया। बोलो यार। तो ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो जब कहीं से उत्सर्जित होता है, मतलब कहीं से इमिट होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट होता है। इसलिए जो प्रकाश का गुण है वो पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल देखो एक ऐसा शब्द है जो हम अपने लाइफ में सुने भी हैं और महसूस भी किए हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले वो रोशनदानी से जो लाइट आ रहा है वहां जो पार्टिकल दिखता है उसके बारे में बताया। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पार्टिकल है। एटम, ये भी पार्टिकल है। आप अगर एक चौक ले लो, चौक, और उस चौक को ऐसे बेटा रगड़ो, बोलो, तो देखो कि चौक के छोटे छोटे मतलब पाउडर्स निकलेंगे, पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स का मतलब क्लियर है कि पार्टिकल क्या? जिसके पास मास है, जिसे हम देख ले रहे हैं। हाँ बेशक हम अपने, हो सकता है इतना छोटा हो हम अपने आंख से ना देख पाए, हमको सूक्ष्मदर्शी का सहायता लेना हो कि सूक्ष्मदर्शी से देखें, लेकिन उसको देख सकते हैं। बट बेटा एनर्जी को क्या आप देख पाओगे? क्या आप एनर्जी को देख पाओगे? आप एनर्जी को देख नहीं पाओगे। पार्टिकल को तो देख लेते हो लेकिन एनर्जी को नहीं देख पाते हो। अरे बोलो यार, एनर्जी को केवल आप महसूस कर सकते हो कि यहाँ एनर्जी है। जैसे सपोज दैट ये मार्कर को या एक लोहे की रॉड हो, मान लो ये, इसको मैं गर्म कर दूं और गर्म करके उसे रख दूं और आप इसको आके पकड़ो तो कहोगे अरे यार तो जल रहा है, तो आप फील कर लोगे। लेकिन इसके अंदर की जो हीट एनर्जी है क्या आप उसको देख सकते हो? तो एक प्रकार से बेटा जो वेव है ना वो एनर्जी है हमारा। अब किस प्रकार का एनर्जी है, किस रूप से ये एनर्जी वेव के फॉर्म में बधा हुआ है, क्या रिलेशन है वेव में और एनर्जी में, इस चीज को अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। आपको पता चल जाएगा वेव क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो बच्चों क्या आप लोग को पार्टिकल के बारे में पता चला? पार्टिकल मतलब सर जो छोटे छोटे कण हो। बोलो यार। बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया कणों के बारे में। प्लैंक ने बताया, न्यूटन्स, कल का जो हेडिंग होगा न्यूटन्स का कणिकावाद का सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कल का होगा। और भी आपको क्लियर हो जाएगा पार्टिकल के बारे में क्या है। तो आइए अब देखते हैं वेव क्या है। वेव की फीलिंग लेते हैं कि वेव क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो ठीक है, देखो वेव क्या है, ध्यान दो। वेव के बारे में आते हैं, ठीक है, ध्यान दो।
चलो देखो बेटा, ध्यान देना प्लीज। यस सर। देखो सब लोग इधर देखो, तुम्हें देखो बेटा, ध्यान दो, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना, बस कुछ देर और, ठीक है। जैसे बेटा फिर मैं कहता हूं कि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि बिना फील का आप अगर कुछ रट रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है आने वाले समय के लिए। आप कुछ रट नहीं सकते हो, आप फील करो चीज़ों को। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं फील कराऊं। जैसे देखो क्या कहना चाहता हूं, आप मान लो अपने घर पे, ठीक है ना, अपने गांव में, अपने शहर में, आप जहां भी रहते हो, आपके आजू बाजू कोई ना कोई तालाब होगा, पोखरा होगा, जलाशय होगा। यार जरूर देखे होगे यार, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मान लो आपके घर के पास में कहीं एक बेटा तालाब है, ठीक है, ठीक है। बताओ बेटा, तालाब का पानी मान लो चारों तरफ से बधा हुआ है, इसका मतलब ये शांत जल है, रुका हुआ पानी है। अगर वहीं मैं रिवर की पानी की बात करता, खैर वहां से भी फील करा सकता था, लेकिन रिवर की पानी की बात करता तो फ्लो होता है। बोलो यार। तो ये क्या है कि ये एक आपका तालाब है और इसमें बेटा है पानी आपका। ध्यान देना बेटा प्लीज, ये पानी है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर सोचो कि उस पानी में एक पत्थर उठा के तुम फेंको, कहीं भी बीच में फेंको, किनारे पे ही फेंको, ठीक है ना, मान लो बीच में ही फेंके, तो आप देखो कि जैसे ही वो पत्थर गिरेगा, प्लीज बेटा बात समझना, प्लीज बेटा बात समझ, जब तुम पत्थर को फेंके थे, पूरी बात समझो, जब पत्थर को फेंके थे तो पत्थर गति करते हुए आया था ना। यस सर। अरे यार मूव होते हुए आया था ना। तो पत्थर के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? काइनेटिक। और जैसे ही वो पत्थर गिरा झम से, किसमें? पानी में। तो वहां देखते होगे कि जैसे ही पानी में गिरा, इसका मतलब एक विस्फोट हुआ, यानी कि वो एनर्जी का ही विस्फोट है वो। अरे बोले यार, जैसे वो पानी में गिरा होगा, वो जो शांत पानी था उसमें देखते होगे गोल गोल मतलब सर्कुलर नुमा ऐसे ऐसे लहर बनता होगा। अरे यार आप फील किए होगे। देखो मान लो बेटा पत्थर यहां गिरा और ऐसे बेटा रिंग नुमा रिंग नुमा रिंग नुमा ऐसे लहर बनता होगा, चीजें आगे जाता होगा। यानी कि देखो बात समझो, पानी का जो सतह है, पानी का जो तल है, वो कहीं ऐसे उठ रहा होगा, कहीं ऐसे नीचे हो रहा होगा, गिर रहा होगा, फिर उठ रहा होगा, फिर गिर रहा होगा। बोलो। अच्छा अब देखो बेटा एक चीज बताओ, बोलो क्या? ध्यान दो, जो ये एनर्जी का विस्फोट हुआ ना बेटा, वही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है हर दिशाओं में। देखो जहां तक वो जा रहा है एनर्जी ट्रांसफर होके वहां तक वो लहर बन रहा है, और लहर देखो जब यहां पहुंच गया आगे, और तो इसका मतलब ये एनर्जी अब यहां पहुंच गया। यानी जहां मैंने उस पत्थर को गिराया था, यानी जहां वो पत्थर स्ट्राइक किया था, वह एनर्जी विस्फोट का इनिशियल पॉइंट था। अब वो जहां जहां आप लहर देख रहे हो, बोलो यार, इसका मतलब वो एनर्जी वहां तक ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बताओ हवा में हो रहा है कि वाटर के सरफेस पे हो रहा है? तो उस एनर्जी को कौन ले जा रहा है? सॉरी, वो एनर्जी कैसे, माने वो एनर्जी किसके थ्रू जा रहा है? सॉरी, वो एनर्जी किसके थ्रू जा रहा है? वह एनर्जी जो है वाटर, जो है वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके थ्रू जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बोलो बेटा। लेकिन वो जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, वो अपने जगह को छोड़ नहीं रहे कि अपने जगह को छोड़कर ले जा रहे हैं। वाटर के पार्टिकल, सुन लो, यानी कि जो मीडियम का पार्टिकल है ना बेटा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहा है, बस मीडियम का पार्टिकल उस एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब ये भी बताऊंगा कैसे ट्रांसफर कर रहा है, समझो। बस एक ही एग्जाम्पल से आप लोग को वेव के बारे में फील आ जाएगा। वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी हम कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य वेव चैप्टर पढ़ना नहीं है, बस वेव का एक फील लेना है। कोई दिक्कत है? देखो क्या क्या मैं कहना चाहता हूं, इधर देखो, ठीक है। जैसे देखो, ध्यान देना, सुनो, अभी फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मान लो
अब समझो कि मतलब मीडियम का पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहा, इसका क्या मतलब हुआ? मीडियम का पार्टिकल, मान लो पानी का सरफेस है और पानी के सरफेस पे आपने कोई ऐसी चीजें गिरा दिया है जो डूब नहीं रहा है, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े। आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे, बोलो यार, कागज के छोटे छोटे मान लो बेटा ये टुकड़े कर लिए, ठीक है, और ये कागज के टुकड़े पानी के सरफेस पे पहले से गिरे हुए थे। बेटा बात समझो, ये सब कागज के टुकड़े हैं। बेटा सुनना प्लीज, कागज का टुकड़ा मान लीजिए जहां था वहीं पे रुका था। हाँ, हल्का फुल्का हवा हवा के कारण जरूर हिलेगा, वो मूव करेगा, लेकिन ये मान लो कि कागज का टुकड़ा पहले स्थिर था। मैंने यहाँ पे पत्थर गिराया, इस जगह पत्थर गिराया तो धीरे धीरे रिंग बनना चालू हुआ, लहर। बोलो यार, अब जैसे जैसे बेटा ये लहर आगे बढ़ रहा है, मान लो यहाँ एक कागज का टुकड़ा था, तो जब ये लहर यहाँ पहुंचेगा कागज के टुकड़े के पास, अब वो कागज का टुकड़ा मान लो वाटर का ही एक पार्टिकल है, यानी मीडियम का ही पार्टिकल मानो ट्रीट करो, तो एक कागज का टुकड़ा बताओ आगे जाएगा कि अपने इसी जगह पे ऐसे ऐसे ठीक है मूव होने लगेगा, यानी अपने जहां पे है उसी जगह रहेगा, अपना जगह नहीं छोड़ रहा वो, मतलब मेरे कहने का मतलब लेफ्ट राइट नहीं जा रहा है, बस अपने जगह से ऊपर नीचे, यानी कि आवर्ती गति कर रहा है, ऑसिलेशन। बोलो, तैसे ये लहर यहाँ से यहाँ पहुंचा। बोलो यार, यहाँ भी एक कागज का पार्टिकल था, ये भी ऐसे ऐसे देखो मूव हो रहा है। क्या ये आगे जा रहा है ट्रांसफर? इसका मतलब बेटा लहर तो आगे जा रहा है, वो एनर्जी जो विस्फोट हुआ था वो तो आगे बढ़ रहा है। बोलो यार, लेकिन जो कागज का पार्टिकल है ना, वो अपनी जगह से नहीं हट रहा है, वो बस वहीं पे ऐसे ऐसे हो रहा है। बोलो यार, तो मेरे भाई सिर्फ इतना बता दो कि जो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, क्या वह पार्टिकल उसे खुद लेकर जा रहा है कि बस पार्टिकल के थ्रू वह प्रोपेगेट हो रहा है? कौन? एनर्जी। और जब प्रोपेगेट हो रहा है तो बताओ, जब प्रोपेगेट हो रहा है तो जहां जहां पहुंच रहा है इन टुकड़ों को, इसका मतलब इन पार्टिकल को वह एनर्जी डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यही जो डिस्टर्बेंस है, यही हमारा वेव है। बात खत्म। क्योंकि उसने डिस्टर्ब किया। पहले देखो कागज के टुकड़े सब शांति से पड़े हुए थे, पत्थर फेंकने के पहले की बात है। फिर मैंने क्या किया कि पत्थर को फेंका। अरे बोलो यार, जैसे ही पत्थर फेंका, पत्थर स्ट्राइक किया किसी पॉइंट पर, अपनी सारी एनर्जी दे दिया वहां पे, वो एनर्जी अब ट्रांसफर होने लगा। और जब वो एनर्जी जहां जहां ट्रांसफर हो रहा है, सबको डिस्टर्ब करते हुए चल रहा है। बोलो, वह एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? मीडियम के पार्टिकल के थ्रू। लेकिन क्या मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ रहा है? नो, अपने जगह पर सर, अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वो ऑसिलेट कर रहा है। बोलो यार, क्या आपको बात में समझ आ रहा है? तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना, इसी का नाम क्या है बताओ? वेव। यानी कि वेव अगर देखा जाए तो वेव क्या है? देखो, एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, और इस प्रकार जाना कि मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते। बस बात खत्म। यानी कि एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफॉर्मेशन ही वेव है। और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो गारंटी कि वो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में होगा। यही वेव है। बात समझ आया कि नहीं आया? आइए कुछ और फीलिंग लेते हैं इसका, वेव का। पहले ये पहली पॉइंट हो गया, आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। बस कुछ टाइम और बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे बेटा देखो, ध्यान दो, इसको मिटा दो। इसकी कुछ फीलिंग आई समझ में? बोलो। ठीक है, अब देखो क्या है। अब बताओ, पार्टिकल को तो आप पकड़ सकते हो, क्या वेव को पकड़ लोगे? यही बात है, यही दिक्कत है कि वेव समझने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वेव को पकड़ नहीं सकते हैं। देख रहे हैं, फील कर ले रहे हैं, लेकिन आप वेव को पकड़ नहीं सकते हो। कहे देखो वेव हो, हाय देखा हो वेव ये नहीं कर सकते हो। लेकिन कोई पार्टिकल चल रहा है, बोलो भाई, तो उसको आप बिल्कुल पकड़ सकते हो। अगर वो अपने, अरे भाई बहुत छोटा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो दिखने के योग्य है तो आप उसको पकड़ सकते हो कि पार्टिकल है। बोलो। अच्छा देखो, अब देखो दूसरा चीज देखो, और दूसरी बात करते हैं वेव का। अगर पहली वाली केस से क्लियर नहीं हुआ तो अब यहां से क्लियर होगा। क्या किया कि मैं एक रस्सी ले लिया,
क्या लिया बताओ? जैसे मैम वो दीजिएगा चार्जर, तो ठीक है। जैसे मान लो बेटा ये एक रस्सी है, ठीक है, पकड़ सकती हो क्या वहाँ थोड़ा सा आके? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? एक मिनट समझना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये संजू ने वहाँ पकड़ा है, थोड़ा टाइट पकड़ो जी, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान देना प्लीज, संजू ने वहाँ पकड़ा, मान लो इस रस्सी के एक एंड को मैंने वहाँ बांध दिया। बांधने का मतलब वो पकड़ी हुई है, इसका मतलब बंधा हुआ है। अब इस जगह पकड़ के देखो, मैं यहाँ पे एक झटका दिया, तो मैं जैसे ही झटका दूंगा, जैसे ही झटका दूंगा, ये झटका वहां तक फील होगा, उस इन तक फील होगा। बोले बेटा, तो ये जो मैं झटका दिया ना बेटा, ये जो झटका दिया, तो ये झटका मतलब एक एनर्जी दिया, यहाँ एक एनर्जी का स्ट्राइक किया, एक एनर्जी का स्ट्राइक किया, तो यही एनर्जी इसमें प्रोपेगेट होते होते उस इन तक पहुंचा। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बताओ यहाँ पे जो ये जो झटका का मतलब समझ रहे हो ना यार, एनर्जी का स्ट्राइक, तो यही जो एनर्जी है, ये एनर्जी का स्ट्राइक तो मैंने यहां किया, यानी कि एक प्रकार से एनर्जी का बम यहां फोड़ा, और यह एनर्जी का जब बम यहां फोड़ा, तो ये एनर्जी इसी रस्सी के या इसी वायर के थ्रू देखो यहां से वहां तक पहुंचा। ऑटोमेटिक अगर मैं यहां झटका दूंगा तो वो उस जगह झटका महसूस हल्का सा कर रही होंगी। इसी प्रकार से अगर आप कुछ मोटी रस्सी थोड़ा सा लेके और बहुत लंबा अगर आप झटका दोगे तो उसमें कुछ ज्यादा ही फीलिंग आएगा। ये रस्सी थोड़ा छोटी है, अरे बोलो यार, बात समझ में आ रहा है क्या? बैठो हम बताएं क्या है इसकी बात, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बात समझ आया? तो बताओ यहां भी बताओ, यहां बताओ एनर्जी को क्या कर रहा हूं, बताओ एनर्जी का एक बम फोड़ रहा हूं, यहां बम फोड़ा। अब वो एनर्जी जो विस्फोट हुआ, वो विस्फोट होके क्या कर रहा है, मीडियम के पार्टिकल के थ्रू, देखो मीडियम के पार्टिकल के थ्रू, माने उसी के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, यानी कि मीडियम में से होकर जा रहा है, लेकिन मीडियम का पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे एक बार और, एक मिनट और, मैं ये कहना चाहता था, ध्यान देना कि मान लो मैं इसको जब ऐसे झटका दिया था और यहां मान लो मैं अपने मार्कर से एक मार्क लगा दूं, रंग दूं, मान लो भैया पता नहीं दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, एक मिनट ध्यान देना, ब्लैक कलर से करूं, हो सकता है दिखता हो, देखो देखो आ रहा है क्या उसमें ब्लैक पोर्शन, ठीक है, ध्यान देना, आप देखना, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है ना। एक मिनट बेटा, एक बार और पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम समझाना चाहते हैं, बस एक बार उसे पकड़े रहो, आ रहा है ना पूरा वो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये मीडियम का पार्टिकल है, ये जगह, अगर मैं बेटा झटका दूंगा, बोलो, तो बताओ जैसे मैं झटका दूंगा, ये लहर, ये जो लहर है ये वहां तक तो जाएगा, लेकिन क्या ये जो मार्कर वाला है हिस्सा, क्या ये मार्कर वाला हिस्सा उठ के यहां से वहां जाएगा? क्या वहां जाएगा? ये मार्कर वाला हिस्सा यहीं रहेगा। तो क्या मीडियम का पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा है? सर मीडियम का पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल के थ्रू जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, यह वेव है। नहीं बात समझ में आ रहा है? यह है मीडियम का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। याद रखो कि वेव के दौरान, यानी वेव प्रोपेगेशन के दौरान, यानी कि वेव, हिंदी में बोलूं तो तरंग संचरण के दौरान मीडियम का पार्टिकल अपने स्थान को छोड़कर एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाता है। मीडियम का पार्टिकल अपने पॉइंट पे क्या करता है बताओ? ऑसिलेट होता रहता है। बात समझ आई बेटा? ठीक है बेटा बैठो। अब जैसे देखो यही बात, ठीक है, कि मान लीजिए भैया ये रस्सी था, यहाँ बांधा था, मान लीजिए यहाँ संजू पकड़ी हुई थी, यहाँ हमने रस्सी पे क्या किया बताओ? एक एनर्जी फोड़ा, एक झटका दिया। तो जैसे ही मैंने एक झटका दिया, ध्यान देना बेटा, बात समझना अभी अच्छे से। तो पहले नंबर यहाँ पे देखो ऐसे हो गया होगा, बोलो। फिर उसके बाद कुछ देर बाद देखोगे तो ये चीज ऐसे उठ के फिर यहाँ आया होगा, अरे बोलो यार, सही है ना। फिर देखोगे ऐसे गया होगा, तो बताओ ये ऐसे 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 करके आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मीडियम का पार्टिकल, इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला जो पार्टिकल था, मान लो इसका पॉइंट नाम ए दिया, तो अब कुछ देर बाद देखोगे जब ये चीजें उठ के यहाँ आ गया, इस जगह देखो, यहाँ मतलब इस जगह की बात करो, ये चीजें नीचे आ गया, तो ये तो पूरी पोर्शन नीचे चला गया, लेकिन ये पोर्शन फिर से जो ऊपर था अपने साम्यावस्था में आ गया, अपने साम्यावस्था मतलब मीन पोजीशन में। तो बताओ ये मीडियम का जो पार्टिकल है, जहां मैंने मार्कर लगाया है, देखो मार्कर लगाया ऐसे, तो क्या ये मीडियम का पार्टिकल उठ के यहाँ गया है? यानी पॉइंट ए तो ए यहीं पे रहेगा।
बात समझ में आ रहा है? और बताओ ये आपका श्रृंग, देखो जो ऊपर उठता है बेटा उसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, और जो नीचे उठ जाता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? गर्त। देखो जो ये ऊपर उठा श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, बोलो यार। ये यहां से यहां तक चला गया, तो एनर्जी का एक विस्फोट था जहां एक पॉइंट पर किया, वह एनर्जी मीडियम के पार्टिकल के थ्रू मतलब होता होगा उनके अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा, और पूरी की पूरी मीडियम क्या हो गया बताओ? डिस्टर्ब, यानी कि उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। लेकिन मीडियम का पार्टिकल अपने ही जगह पर क्या होगा बताओ? स्थिर होकर ऑसिलेट हुआ। यह है आपका वेव। क्या आप लोगों को थोड़ी बहुत वेव के बारे में नॉलेज पता चला? बोलो यार। चलिए ठीक है, आइए एक और चीजों की बात करते हैं। अब जैसे रस्सी की भी बात हो गई, पहला मैंने एग्जाम्पल देखे होंगे कि मैं वाटर के सरफेस पे लिया, दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा रस्सी का लिया। आइए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने साउंड वेव का, जो हम बोलते हैं वो भी वेव है, ध्वनि तरंगे। जो मेरे देखो इधर देखो बेटा, जो मेरे मुख से आवाज निकल रहा है और आपके कान तक पहुंच रहा है, यह भी एक वेव है। बेटा बात समझ में आ रहा है? देखो क्या है, ध्यान देना, देखो क्या होता है। अब देखो पहले नंबर इसको समझने के लिए मैं तुम लोग को एक चीज फील करा रहा हूं। क्लास 11th में एक चैप्टर है, सेकंड पेपर का पहला चैप्टर, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता। देखो प्रत्यास्थता का मतलब क्या हो गया, अभी तुम जानोगे कि प्रत्यास्थता का मतलब क्या हो गया। जैसे बच्चों अगर एक मैं रबड़ ले लूं, रबड़, जैसे रबड़ है क्या कोई? बोलो, है? देख लेना अगर हो तो कोई चीज, ठीक है ना, मैं फील कराऊं उस चीज को, देना एक मिनट। अरे वाह, ठीक है ना, ध्यान देना। जैसे मान लो बेटा ये रबड़ है, बेटा प्लीज समझो, ये रबड़ है, तो देखो ध्यान देना, इसको जब मैं खींचा, देखो ये रबड़ है ना, इसको मैंने खींचा तो मैंने इस पे फोर्स लगा, इसको कहते हैं विरूपक बल। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। सुने होंगे, ध्यान देना, ध्यान देना, अभी सब लोग को समझ में आ गया बेटा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दो। मान लो ये रबड़ है, इसको मैंने खींचा, तो जब मैंने इसको खींचा नीचे की ओर, जो खींचा तो जो मैंने बल लगाया इसको कहते हैं विरूपक बल। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब मैंने बल लगाया तो बताओ ये नीचे तो आ गया, लेकिन ये जो मतलब क्या रबड़ है ना, वह चाह रहा कि हम अपने इनिशियल पोजीशन में वापस लौट आए। देखो जैसे मैंने छोड़ा वैसे ही वो देखो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस लौट आया। इसके अंदर की यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। यानी कि जो चीज जैसे है उसी स्टेज में रहना चाह रहा है। बेटा बातों को समझना। तो देखो 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 देखो, मैंने खींचा तो क्या मैंने बताओ, मैंने इसको नीचे खींचा तो इलास्टिसिटी के कारण ये बताओ अपने रियल पोजीशन में वापस जाना चाहा, और शायद छोड़ने के बाद गया भी। ये इसकी इलास्टिसिटी है। जैसे फिर देखो ये हाथ है ना, हथेली, इसको मैंने दबाया तो ये अंदर चला गया, लेकिन अब ये चाह रहा कि फिर हम उसी जगह पे आ जाए, जैसे मैंने छोड़ दिया फिर वापस आ गया। बोलो यार, इलास्टिसिटी है। अब देखो क्या होता है, ध्यान देना प्लीज बेटा, बात समझना, सुनो। अब देखो कैसे आवाज यहां से मतलब मेरे मुख से आपके कानों तक पहुंचता है, किस प्रकार से ये साउंड वेव यहां से वहां तक जाता है, किस प्रकार ये संचरित होता है, कुछ भी बोल सकते हो। देखो जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, अस्कंद, ऐसे बोला ना अस्कंद, तो जैसे मैंने बोला या कोई भी वर्ड बोला, ठीक है ना, अनुप्रा मेरा नाम है, मैंने बोला ए, बोलो क्या बोला? ए। तो जैसे मैंने ए बोला, मेरे मुख से एक एनर्जी का विस्फोट हुआ। अरे यार, विस्फोट का मतलब समझ रहे हो ना? अभी देखे होंगे कुछ देर पहले पानी के सरफेस पे विस्फोट किया था पत्थर से, कुछ देर पहले कुछ देर पहले, ठीक है ना, रस्सी पे झटका देकर किया था। अब मैं बोल रहा हूं ए, और जैसे मैंने ए बोला वैसे एक एनर्जी का विस्फोट हुआ। जब ये एनर्जी का विस्फोट हुआ बेटा, बात समझ में आ रहा है? तो क्या किया कि जैसे एनर्जी का विस्फोट हुआ, जो मीडियम के पार्टिकल है ना, अरे यार यहां से वहां तक पार्टिकल है ना, एयर है ना, तो यहां धूल के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, ये सब होंगे कि नहीं होंगे? मौजूद,
हम लोग निर्वात में नहीं ना है, हम लोग वैक्यूम में नहीं ना है। तो जैसे मैंने बेटा बोला ए, तो वैसे जैसे एनर्जी का विस्फोट हुआ, ये मीडियम के पार्टिकल, बात समझना, ये मीडियम के पार्टिकल्स पे एक प्रेशर पड़ा, प्रेशर ए मैंने बोला ना, तो प्रेशर पड़ा, जब प्रेशर पड़ा तो ये दब गए। अरे यार, जब कोई भी चीज पे फोर्स लग रहा है, कहीं एनर्जी निकल रहा है, तो ये मीडियम के पार्टिकल्स पर प्रेशर लग रहा होगा। इसका मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जो पहले दूर थे ऐसे ऐसे, तो जैसे मैंने यहां पे बोला ए, क्या वर्ड बोला बताओ, ए, यहां विस्फोट हुआ, तो वैसे इन पे जब प्रेशर लगा तो ये आपस में कंप्रेस हो गए, कंप्रेस, बोलो क्या हो गए बताओ, कंप्रेस हो गए, मतलब चिपक गए, पास आ गए, बोलो बच्चों। और जब कंप्रेस हो गए तो इलास्टिसिटी की गुण तो सबके अंदर कुछ ना कुछ होती है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। तो जब कंप्रेस हो गए तो वही वाली बात, जैसे कुछ देर पहले रबड़ को खींच दिया था, तो खींच तो गया था, लेकिन वो जाना क्या चाहता था फिर, इनिशियल पोजीशन में। तो ये कंप्रेस तो हो गए, मेरे ए बोलते ही कंप्रेस हो गए, बोलो, लेकिन फिर वो अपने रियल पोजीशन में जाना चाह रहे हैं। जब रियल पोजीशन में जाना चाहते तो अब फिर खुलना चाह रहे हैं, देखो कंप्रेस हो गए, फिर अब खुलना चाह रहे हैं। अब जब खुलेंगे ये, क्यों खुलेंगे, क्योंकि पहले खुले ही थे, तो अब जब खुल रहे हैं तो देखो, जब खुलेंगे तो गारंटी कि अपने बाजू वाले को धक्का देंगे। अरे यार, जब बाजू वाले को धक्का देंगे तो अब बाजू वाला कंप्रेस होगा, इसका मतलब जो पहले कंप्रेस हो गया था, बोलो यार, अब वो खुल रहा है। अब जब वो खुल रहा है बेटा, तो इसका मतलब अब ये दूर पार्टिकल हो रहे हैं, लेकिन अब बगल वाला कंप्रेस हो जा रहा है, फिर ये खुलना चाहेगा, तो फिर इसके आगे वाला क्या बोलते हैं, ऐसे कंप्रेस होना चाहेगा। या बात समझ आ रहा होगा, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए, एक बार कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, और एक बार रिएक्शन, संपीडन माने चिपकना, संपीडन माने चिपकना, यानी कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं पार्टिकल। फिर इलास्टिसिटी के कारण ये खुल रहे हैं, जब खुल रहे हैं तो बगल वाले को दाब रहे हैं, फिर बगल वाला जब दब गया तो इलास्टिसिटी कर ये खुल रहा है, तो इसको दाब रहा है। तो मेरी जो आवाज है, जो भी वर्ड में बोला, खैर मैं ए बोला था, ए, तो जो मेरी आवाज है, वो आवाज से पहले विस्फोट हुआ, तो मीडियम के पार्टिकल पहले बताओ क्या, वो कंप्रेस, बोलो यार, यानी कि संपीड़ित हुए, उसके बाद फिर विरलित हुए, फिर संपीड़ित, फिर विरलित, यानी कि एक बार चिपक रहे हैं, एक बार खुल रहे हैं, चिपक रहे हैं, खुल रहे हैं। और जब एक चिपक के खुल रहा है तो अपने बगल वाले को चिपका दे रहा है, बोलो। तो मेरी जो एनर्जी है वो यहाँ पे संपीड़न और विरलन के रूप में, यानी कि एक बार चिपक के, एक बार खुल के, एक बार चिपक के, एक बार खुल के, फील कर रहे हो यार, आपके कानों तक पहुंच रहा है। अब बताओ, मीडियम का पार्टिकल पहले जिस प्रकार था वैसा ही है कि डिस्टर्ब हो गया है? क्यों? क्योंकि बेचारे पहले तो अपने आराम से मोशन कर रहे थे इधर उधर, ब्राउनियन, लेकिन अब जैसे ही बोला वैसे ही इनके बीच में कंप्रेशन और रिएक्शन होने लगा, तो डिस्टर्ब हो गया। अब बताओ, मेरी जो यहां से एनर्जी का विस्फोट हुआ, साउंड एनर्जी का, वो आपके कान तक पहुंचा ना, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहां से वहां तक पहुंचा, बोलो। तो ये वेव है। लेकिन क्या मीडियम का पार्टिकल लेकर गया है? नहीं सर, मीडियम के पार्टिकल के थ्रू गया है, लेकिन मीडियम का पार्टिकल स्वयं उसे लेकर नहीं गया है। कि किस प्रकार गया है सर? कंप्रेशन रिएक्शन, कंप्रेशन रिएक्शन, संपीड़न और विरलन के रूप में। क्या बात आपको समझ में आया? तो ये है हमारा बेटा क्या? वेव। हाँ, तो कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि यह एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये मोमेंटम का ट्रांसफर है। ठीक है, लेकिन हम लोग को फील एनर्जी से आया है, तो हम लोग एनर्जी से ही फील करके चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ लिए। हम लोग किसी को ये नहीं कहने कोई गलत है, ठीक है ना, अपने जगह सब सही है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में एनर्जी की ही बात की होती है कि जो वेव है वो एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर है। और जब वो ट्रांसफर होता है तो मीडियम के पार्टिकल क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब, यानी कि डिस्टर्बेंस के फॉर्म में चलता है। लेकिन क्या मीडियम का पार्टिकल खुद चलता है? नहीं, मीडियम का पार्टिकल खुद नहीं चलता है, बस कि अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करता है बताओ? ऑसिलेट करता है। बेटा बात समझ में आया? चलिए, इतनी बातें हो गई। आइए कुछ वेव के बारे में छोटी मोटी जानकारियां और ले लेते हैं। वेव क्या है तो फिर हो गया, बस छोटी मोटी जानकारियां और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। बस एक दो पॉइंट्स देखो बेटा, जैसे मान लो अभी को देखी होगी जब रस्सी वाली बात थी,
ध्यान देना, मान लो बेटा, ठीक है, मान लो बेटा ये रस्सी था, ऐसे 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 तो चल रहा था रस्सी, बात समझा? कोई दिक्कत? नो सर। तो इस बार देखो रस्सी का ए पार्टिकल पहले यहाँ होगा, बोलो यार, फिर कुछ देर बाद यहाँ भी नीचे भी आएगा, कुछ देर बाद यहाँ भी, कुछ देर बाद मीन पोजीशन में भी, बोलो। देखो भाई एक नीचे आएगा ऊपर आएगा, तो बताओ मीडियम का पार्टिकल यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे एक्सेलेरेट हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है, मीडियम का पार्टिकल जो है बेटा ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन वेव आगे बढ़ रहा है, बोलो, क्योंकि मैंने जो है झटका यहां दिया था और पहुंचा इधर था, तो वेव का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वो ये है, बोलो, और जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेव के चलने का डायरेक्शन कैसा है, 90 डिग्री, तो ऐसे वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसका हिंदी होता है बेटा अनुप्रस्थ तरंगे, बोलो यार। अच्छा, एक और अभी को कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था साउंड वेव, तो साउंड वेव में देखे होगे, ध्यान देना बेटा, साउंड वेव में देखे होगे कि मैं यहां बोला था और आपके तक आवाज जा रहा था, तो मीडियम के पार्टिकल कभी देखो संपीड़ित हो रहे थे, बोलो यार, और कभी विरलित हो रहे थे, बोलो, तो मीडियम के पार्टिकल में जो वाइब्रेशन हो रहा था एक प्रकार से, बताओ जिधर वेव चल रहा था उसके पैरेलल हो रहा था कि परपेंडिकुलर, पैरेलल हो रहा था, तो जहां मीडियम का पार्टिकल में ऑसिलेशन वेव के चलने के पैरेलल होगा उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। पॉइंट में नोटेड भाई, ठीक है ना, यानी कि जहां मीडियम का पार्टिकल परपेंडिकुलर चलेगा ट्रांसवर्स, जहां मीडियम का पार्टिकल पैरेलल चलेगा, इतनी बात समझ में आ गया? दो बातें हो गई। आइए एक बात और भी देखते हैं, छोटी सी और, वेवलेंथ क्या है, क्योंकि बार बार आप अगर वेव वर्ड लिया होगा तो वेवलेंथ जरूर जोड़ा होगा। अभी पिछले ही आप टॉपिक में देखे होंगे कि मैं बोला था कि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, तो वेवलेंथ देखो बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है ना, आपका ट्रांसवर्स वेव का। देखो मान लो बेटा ये वेव प्रोपेगेशन की दिशा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ, एक मिनट, प्रोपेगेशन ऑफ वेव शॉर्ट में बेटा, ठीक है, इधर चल रहा है, मीडियम का पार्टिकल मान लो रस्सी पे जो झटका दिया था कुछ ऐसा था, मीडियम का पार्टिकल पॉइंट ए ले लिया, ये कभी यहां होगा कभी यहां होगा, बोलो भाई, कभी यहां भी होगा, कभी अपने मीन पोजीशन पे होगा, ये मीन पोजीशन है, कभी मीन पोजीशन के नीचे होगा, कभी यहां होगा कभी यहां होगा, बोलो। इस पॉइंट को बेटा देखो, ये जगह है, ये जो जगह है जो सबसे आप देख रहे हो सबसे ऊपर है, इसको कहते हैं श्रिंग। क्या कहते हैं? श्रिंग, बोलो। अच्छा ठीक है ना, श्रिंग क्या कहते हैं बताओ? श्रिंग, ठीक है ना बेटा। इंग्लिश क्या होता है इसका? ठीक है, क्रस्ट। कोई दिक्कत? और बेटा ये जो नीचे वाला जगह ना बेटा, जो सबसे एकदम नीचे वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल जो सबसे नीचे आया, इसको कहते हैं हिंदी में गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। इसका इंग्लिश क्या होता है? ट्रफ। क्या होता है? ठीक है, ट्रफ, बोलो। अब बताओ बेटा, ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या बताओ? श्रिंग, बोलो। श्रिंग है, ये क्या बताओ? गर्त। फिर बनेगा श्रिंग। अब देखो बेटा, एक श्रिंग ये है, इसके जस्ट बाद वाला श्रिंग ये है, तो इनके बीच की जो बेटा दूरी होती है ना, इसे कहते हैं लेमडा, यानी कि वेवलेंथ। यानी कि श्रिंग और उसके जस्ट बाद वाला श्रिंग, या ये गर्त है, गर्त, बोलो ना, यानी कि ट्रफ, बोलो। बोलो बच्चों, बोलो। ये देखो, ये देखो, ये श्रिंग, ये गर्त, ये श्रिंग और ये गर्त, बोलो। अब यहां से यहां के बीच की भी दूरी लेमडा कहलाएगी। तो इसको कहते हैं वेवलेंथ। यानी कि दो लगातार श्रिंग या दो लगातार गर्त के बीच की जो बेटा डिस्टेंस है ना, उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। यानी कि यहां ये रस्सी थी, इस रस्सी का वेवलेंथ आपको पता चल गया होगा क्या है।
कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर ये, अच्छा बताओ ये कौन सा वेव है बताओ, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स है, क्योंकि इसमें मीडियम का पार्टिकल परपेंडिकुलर, देखो मीडियम का पार्टिकल, देखो मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है और वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है। बोलो यार, ये वेव है, वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है और मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। बोलो, और ये आगे बढ़ रहा है, तो बताओ परपेंडिकुलर है ना, तो ट्रांसवर्स। साउंड वाले में देख लो, साउंड वाले में यही चीज, मिटा दो इसको। अच्छा बताओ यहाँ किसके फॉर्म में चल रहा, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, यानी कि क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। बोलो सही है? अच्छा एक मिनट और जब बात करें अब साउंड वेव की, किसी करें साउंड वेव की, तो आप देखे होंगे बेटा कभी बहुत ज्यादा पास पास था, संपीड़ित था, कंप्रेस था, उसके बाद आप देखे थे रेयरफैक्शन, यानी कि दूर दूर मीडियम के पार्टिकल। बोलो भाई, फिर कुछ देर बाद पास पास हो गया था, फिर बेटा देखो दूर दूर हो गया था। बोलो भाई, अब देखो ये इतना मतलब आपका संपीड़न है, संपीड़न, संपीड़न, कंप्रेस। बोलो, अब देखो बेटा ये देखो, ये पहला वाला कंप्रेशन है और ये दूसरा वाला कंप्रेशन है। अब इनके बीच की जो दूरी होगी उसे लैम्डा कहेंगे यहाँ पे। ये देखो इतना दूर, इतना दूर देखो खाली है ना, चलो मैं मिटा ही दे रहा हूँ, लगभग खाली मानो। बोलो भाई, अब बताओ यहां से यहां तक, यानी कि ये रेयरफैक्शन, ये रेयरफैक्शन, इस रेयरफैक्शन से इस रेयरफैक्शन की जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, लैम्डा। तो यहां पे वेवलेंथ हे हो गया। तो एक चीज देखो कि ट्रांसवर्स में जो वेवलेंथ था वो दो लगातार श्रृंग, बोलो यार, या दो लगातार गर्त के बीच का होता था दूरी, यानी कि दो कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है ना, क्रस्ट या दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का होता था। और यहां देखोगे दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच का दूरी क्या होता है बताओ, तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में पता चल गया होगा। बोलो, एक जगह सर श्रृंग या गर्त के बीच का दूरी देखेंगे, कब? अनुप्रस्थ में, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स में। और जब बात होगा अनुदैर्घ्य का, लॉन्गिट्यूडिनल का, तो दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी। बोलो, इतनी बात हो गई। अब लास्ट बात, हम लोगों ने पूरी एनालिसिस से ये चीज देखा कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मीडियम से होकर, मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। बोलो, मीडियम के पार्टिकल्स इर्द गिर्द ऑसिलेट हो रहे हैं, यही वेव है। मीडियम के पार्टिकल खुद अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ रहे हैं लेकिन केवल ऑसिलेट होने के लिए। बोलो, तो अभी तक 3 केसों का हमने एग्जाम्पल लिया था, एक पानी वाला, एक रस्सी वाला और एक साउंड वाला। इन तीनों में मीडियम था ना? लेकिन अगर बिना मीडियम का भी कोई वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा है तो ऐसे वेव को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट, इसका मतलब लाइट भी एक वेव है। अब वेव क्या है समझ में आ गया होगा, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। बोलो, जैसे मान लो बेटा ये सूर्य है, सन, यहां से किरणें चली, ये वैक्यूम है, वैक्यूम, यहां कोई भी मतलब मीडियम नहीं था, फिर मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, इसमें भी किरणें चली। तो देखो लाइट यहां से यहां तक आ जा रहा है, इसका मतलब मीडियम में भी चल रहा है। बोलो यार, और वैक्यूम में भी चल रहा है, तो इसका मतलब यह एक ऐसा वेव है जो बिना मीडियम का भी चल सकता है और मीडियम में तो चल ही सकता है। ऐसे वेव को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न होता है, उसका ओरिजिन क्या है। यह चीज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके चैप्टर ही है 12th का, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर, तो पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, क्या आप लोग को वेव के बारे में भी कुछ जानकारी मिली? वेव क्या है समझ में आया? बोलो। तो ठीक है, मैंने एक रफली
इस चीज़ों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है बाकी है जो समझाना है। लेकिन फिर भी चलिए एक रफ हैंड आंकड़ा हमको मिल गया कि वेव क्या है। अब क्या होगा कि अब कल से जब हम वेव बार बार बोलेंगे तो आप जरूर सोचोगे वेव क्या है, इतना जरूर फीलिंग आ जाएगा कि वेव एक डिस्टर्बेंस है। बोलो यार, बस समझ आया? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।